चलिए शांति। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इतिहास के क्लास को खत्म किया। अब हम लोग शुरू करते हैं आज से ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक, हाँ, भूगोल के पहला चैप्टर, पहला अध्याय। नाम है उसका मानव भूगोल प्रकृति विषय एवं क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के जो प्रकृति और विषय है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सब मिला करके देखो, ये जो चैप्टर है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा है। एक ही क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको क्या कर दे, निपटारा कर। उड़िया वही था, निपटारा कर दे। ठीक, एक क्लास काफी है। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कुछ आप लोग, हम यहाँ देख तो कुछ ही जो है इसके बारे में आप 11th में पढ़े होंगे। 11th में तो भूगोल हम ना पढ़ाए थे शुरू में, तो जो सर पढ़ाए थे वो इंट्रोडक्शन में आपको बताए होंगे। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, मुख्य रूप से तुमको यही जानना है। 11th में पढ़ना था तुमको भौतिक भूगोल, और 12th में पढ़ना है तुमको मानव भूगोल। तब बताइए तो भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? अच्छा ठीक, चलिए। अब मानव भूगोल कच्ची के बारे में, अरे प्राकृतिक भूगोल कौन है? प्रकृति ना, भौतिक भूगोल वो होता है जेकरा में प्राकृतिक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि तुमको पहाड़, पठार, नदी, झील, ठीक, जलवायु, ताप, सब देखो, वन, सब ग्रामर की किताब में वही सब था। मानव भूगोल जब उसमें मनुष्य घुस जाएगा, अपना टांगों में अड़ा दिया, कुछ ट्यूं टांग कर दिया, तो होता है मानव भूगोल। जैसे सड़क बना लिए, भूमि के उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके हम घर बना लिए, उद्योग लगा लिए, संचार की व्यवस्था कर लिए, तो ये सब का आता है मानव भूगोल में। और 12th में जो पढ़ोगी सब के सब क्या चीज है? मानव भूगोल है। यानी मानव द्वारा जो भी बनाया गया है, मानव, इसमें जनसंख्या भी आ जाता है, तो उसके बारे में साक्षरता दर, मृत्यु दर, जन्म दर, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो है एक करके पढ़ेंगे। ठीक, व्यापार ये सब जो होता है, नहरों, सब के माध्यम से सब पढ़ना है, रेलवे, तेलवे, फेलवे सब। हाँ, तो आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहला सवाल, भूगोल कहते किसे हैं? तो देखिए, आप लोगों को अपना कोई परिभाषा याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो आप लोगों को यही याद रखना है कि भूगोल हम उस विज्ञान को कहते हैं, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पृथ्वी और उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि स्थल प्राकृतिक तत्व, जल प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, अब मानव और उसकी गतिविधियां, जो भी काम वो कर रहा है, जो भी हम रखे, उद्योग, परिवहन, ये सब, तो वो आ जाएगा तुमको मानव भूगोल में। तो जहाँ पे इन दोनों को हम पढ़ते हैं उसी को कहते हैं भूगोल। परिभाषा क्लियर हुआ भूगोल के? जिसमें हम प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम भूगोल कहते हैं। उदाहरण नीचे लिख लेंगे, काम क्लियर। भूगोल के पिता जो है वो कहा जाता है एरेटोस्थनीज, ठीक, या एराटोस्थनीज कहो। लेकिन कुछ विद्वान हिकैटियस को भी मानते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा, एराटोस्थनीज को, भूगोल के पिता एराटोस्थनीज। नॉलेज के लिए आप ये भी याद रखिए कि कुछ लोग इसको भी मानते हैं। सर्वमान कौन है? एराटोस्थनीज। और अगर पूछे आधुनिक पिता तो वो कहते हैं हम अलेक्जेंडर हमबोल्ट को। हमबोल्ट और तू नट, समझी, नट बोल्ट खेल रहे हैं तो हमबोल्ट ज्योग्राफी के पिता। अच्छा, नटवा भोल्टवा वही फानल जा है, तो हम तोरा याद कर लेना, बता रही है कि हमबोल्ट ज्योग्राफी के पिता, और तू नट, और तू केकर पिता है तू नहीं अपन समझित रहा। ठीक, ये दोनों ये चीजें क्लियर हुई। भूगोल के पिता एराटोस्थनीज, आधुनिक पिता हमबोल्ट। समझ गई? भूगोल के प्रकार दो गो, एक भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में कहाँ पढ़ ले हल?
11th क्लास में। अब हला हाँ। काहेला और आई कहाँ पढ़ेंगे? 10th में। हाँ ई हवा सल्लार चैप्टर 2 सल्लार चैप्टर 1 हलवा KGF चैप्टर बाहुबली 1 ये बाहुबली 2 तो 11th है बाहुबली 1 पढ़ लिए। इस साल हम क्या पढ़ेंगे? बाहुबली 2। तो पहले इसको जान लीजिए दोनों के अंतर, उसके बाद हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा घुसेंगे। थोड़ा सा है, छोटा सा है, खाली मतलब समझना है। हाँ देखिए भौतिक भूगोल इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक तत्व जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान, जलवायु, नदी, समुद्र, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि के बारे में जहाँ हम अध्ययन करें वो क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। याद करने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। मानव भूगोल इसके अंतर्गत हम मानव और उसके कार्यों जैसे जनसंख्या, मानव के बस्ती, वो जो कृषि करता है, उद्योग, परिवहन, व्यापार, इस सब को जहाँ हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। समझ गई? अब मानव भूगोल के परिभाषा कुछ विद्वानों द्वारा, और यहाँ से आपका चैप्टर हो गया शुरू। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू। ठीक, पूछ देगा सीधे यही कि ये किसने कहा। तो कथन किसका है? रेटजेल के। क्या कहें ये भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में, कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कि जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें पढ़ते हैं। एक मानव के बारे में तो पढ़ ही रहे, वो जो चीजों को बनाए उसको पढ़ रहे हैं, और प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई चीज है उन दोनों के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। कि कैसे प्रकृति ने हमें सिर्फ मिट्टी दिया और उस मिट्टी का उपयोग करके हम पक्का ईंट बना लिए और उस ईंट से फिर हम घर बना लिए। तो वो जो संबंध है, बिना प्रकृति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और बिना हमारे प्रकृति का भी कोई मतलब नहीं है। हम हैं तभी तो प्रकृति को मान रहे हैं। कोई मनुष्य ना हो तो फिर प्रकृति शब्द का मतलब थोड़े कुछ है। तो हम यहाँ पे उन दोनों के बीच के संबंध को पढ़ते हैं, प्रकृति और मानव के। और ये जो अपने बुद्धि लगा करके प्राकृतिक चीज़ों में जो बदलाव कर करके वो अपने उपयोग लायक पढ़ता है, करता है, उपयोग में लाता है वस्तुओं को, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ? मानव भूगोल में। प्रकृति और भौतिक भूगोल में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, और उसमें देखते हैं कि प्रकृति कैसे हमें कुछ मदद कर रही है, हमें रोशनी दे रही है, जलवायु दे रही है, बाकी के जो चीज़ें दे रही है। समझ गए? दूसरे व्यक्ति का नाम है एलन सी सेम्पल। ये कहते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बात वही है, खाली थोड़ा सा घुमा के। आपको कथन और व्यक्ति के नाम याद रखना है। तीसरे व्यक्ति का नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लसा। वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान के ही क्या कहते हैं हम लोग? मानव भूगोल कहते हैं। उसी का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। समझ गए? तो ये तीनों कथन आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। और 11th नहीं है, 12th है। पूरी बात नहीं याद हो रही है, कोई बात नहीं, आप इतना तो याद रख ही सकते हैं कि बताओ कौन बोला है, बाकी तो फिर पकड़िए लेगा तुम। याद करने का जो तरीका है वो ऐसे है, शॉर्ट में। कथन जहाँ आएगा आपको याद करना पड़ेगा, न करिएगा फेंका जाइएगा। अब आइए मानव भूगोल की प्रकृति। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा तुम के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, अगला चैप्टर से एकदम सही पकड़ लेगा। ये सब चीज़ न पढ़ ले, पहला बार जानेगा। कहाँ से पढ़ रहा है? तो अभी हम पढ़ाए कहाँ हैं? अब के दिन कोई से पढ़वे तो ना थोड़ा अच्छा लगता है, अभी तो पहली बार पढ़ी थे। देखो, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। ये सवाल ही तुमको फंसाएगा कि ये अन्योन्य क्रिया का होता है। तो अन्योन्य क्रिया के मतलब समझो, तब इसको समझना बढ़िया से। क्या लिखा हुआ है? जब दो या दो से अधिक चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है तो उसे हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब बताओ, जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो क्या हम और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रकृति का जो चीज दिया हुआ है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। मान लो प्रकृति का वन है, तो वन का हम उपयोग किए, उसको काट के फर्नीचर वगैरह बनाए, तो हमारा जीवन प्रभावित हुआ, बेहतर हुआ। प्रकृति कैसे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा है? इस घटना से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा?
जब जंगल काट दिए तो जंगली जीवों का लुप्त हो जाना, ठीक, तापमान का बढ़ना और भी कई सारी समस्याएं, पोल्यूशन बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यही है इसकी प्रकृति। इसमें क्या होता है, मानव भूगोल और जो है वो भौतिक पर्यावरण, जो प्रकृति का पर्यावरण है, जो प्राकृतिक भूगोल है, उसका और हमारे बीच के संबंध का एक अध्ययन है। और वो किसके माध्यम से होता है? अनुनय क्रिया द्वारा, एक दूसरे को प्रभावित करके, एक दूसरे से कुछ ले दे के, ठीक, क्लियर ही चीज है। बढ़ ही कि कोई समस्या क्योंकि बढ़ आओ समस्या बढ़ जाए ना, जितना है उतने रहेगा। अब देखो, मनुष्य जो भौतिक भूगोल के साथ या भौतिक पर्यावरण के साथ जो अनुनय क्रिया करेगा, जो लेन देन करेगा, प्रभावित करेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजिया के हम भौतिक पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर सकते। नहीं तो तुम कहीं भी कोई बात सोचो, तुमको जंगले साफ करना है तो कोई तो हथियार चाहिए तुम्हारे पास, तो कोई प्रौद्योगिकी रहा ना। अब वो हो सकता है कि आपके पास या तो घटिया क्वालिटी के या तो एकदम हाई क्वालिटी के, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसी के माध्यम से हम ये अनुनय क्रिया कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक। इसका मतलब बताइए दिए, उदाहरण में समझो कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ अनुनय क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हम लोग मानव हैं और अपने जीवन यापन, भोजन, आवास, कपड़ा, उद्योग और विकास, इन सब के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं कि नहीं है? प्रकृति के या भौतिक भूगोल पर निर्भर हैं कि नहीं है? हैं, ठीक। वही दूसरी ओर देखो, हम अपनी गतिविधियों से, जैसे मान लो हम कृषि किए, उद्योग किए, नगरीकरण हुआ, परिवहन हुआ, तो इसके द्वारा हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। समझ में आ रहा है बात है? हम शहर बसाएंगे तो आसपास के जो खेत है, जंगल है, खत्म, हम सड़क बनाएंगे वो खत्म, तो पर्यावरण को हम प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और पर्यावरण हमें प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब कर रहे हैं तो ये अनुनय क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? एक दूसरे के साथ लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। लेकिन प्रकृति हमें अच्छा चीज देता है, हम उसको खराब कर देते हैं। हाँ। अब देखिए मानव का प्रतिकरण, मानव का प्रतिकरण मतलब वो प्रकृति जैसा कैसे हो जाता है। एक समय था जब हम ओढ़ी लेवे दे, हाँ चारा तेरा अच्छा लगे चक्कर में मर जाएंगे हो। देखो एक समय था जब मनुष्य पूरे तरह से अपने काम के लिए किस पे निर्भर था? प्रकृति पर, अपना कुछ नहीं था। जब हमारा शुरुआत का जीवन था, शुरू में जब हम रहते थे तो जंगल में ही रहते थे और जो भी प्रकृति द्वारा मिलता था उन्हीं सारी चीज़ों का हम उपयोग करते थे अपने जीवन में। तो उस टाइम पे था मानव का प्रकृतिकरण, फिर हम कर दिए प्रकृति का मानवीकरण। सवाल पूछता है मानव का प्रतिकरण क्या है और प्रकृति का मानवीकरण क्या है? जब हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन चला रहे थे तो मानव का प्रकृतिकरण था, और जब प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल दिया गया तब हो गया प्रकृति का मानवीकरण। इतने दोनों में अंतर है। तो देखो, मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ है मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन कार्य और व्यवहार को ढाल लेना, मतलब पूरी तरह से प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है? मानव का प्राकृतिकरण है, जो कि हमारा आरंभिक जीवन में था। उसके बाद आता है तुम्हारा मानव प्रकृति का मानवीकरण। जब हम लोग प्रकृति के चीज़ों को अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने लगते हैं तो वो हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण। उसको हम अपने अनुसार बदल देते हैं। तो जब हम प्रकृति के अनुसार बदले तो मनुष्य का प्रकृतिकरण हो रहा है। प्रकृतिकरण, इतना बार प्रकृति के हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बढ़िया से एक बार समझो। अब ठीक लगी थी? हाँ, बिहान अगुआ जाते ज्ञान मांगर है। सुनो, ये प्रकृति है और हम मानव हैं। अगर हम इसके अनुसार ढल गए तब मानव का प्राकृतिकरण हो गया, और अगर इसको हम अपने अनुसार ढाल लिए तब प्रकृति का मानवीकरण हो गया। बस इतने का अंतर है,
हमको लगना चाहिए तो चेहरा देखे कि तू समझ गई, ना लगेगा तब तक समझाएंगे। समझ गए? ये क्लियर? अब देखिए, पर्यावरण में कुछ चीज होता है, एक है निश्चयवाद, एक है संभववाद और एक है नौ निश्चयवाद। ऐसे तुमको याद कर लेना है, तीनों का होता है, समझे? पर्यावरण में निश्चयवाद वही है, जब हम लोग शुरुआती जीवन में थे तो हमारे लिए प्रकृति ये निश्चय करती थी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, अपना कुछ नहीं था, वो था पर्यावरणीय निश्चयवाद। फिर कुछ संभावना जगी और हम लोग प्रकृति को, पर्यावरण को अपने अनुसार यूज करने लगे, तो वहाँ पे हो गया क्या चीज? पर्यावरणीय संभववाद। और जब ये पर्यावरणीय संभववाद का जन्म हुआ तो इसके कुछ साइड इफेक्ट, कुछ बुरे प्रभाव, कुछ बुरे लक्षण देखने को मिले। तब हम लोगों ने एक नियम लाया कि हम प्रकृति के चीज़ों को ऐसे यूज करेंगे कि हम यूज भी कर ले और पर्यावरण पर उसका बुरा प्रभाव भी न पड़े। तो उसको कहा गया पर्यावरण का नौ निश्चयवाद। वो आगे आएगा। तीनों चीज समझ में आया? जब हम पूरे तरह से प्रकृति पर निर्भर थे तब था ये पर्यावरण निश्चयवाद। यही डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। फिर हमारा ज्ञानवान बढ़ा, थोड़ा नॉलेज बढ़ा और इसके कुछ चीज़ों को हम अपने अनुसार यूज करने लगे, तब वहाँ पे हो गया पर्यावरण का संभववाद। लेकिन जब इसके कुछ चीज़ों को हम अपने अनुसार यूज करने लगे तो उसका कुछ बुरा प्रभाव भी दिखने लगा, क्योंकि हम अति करके उसका यूज करने लगे, दोहन करने लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नियम बनाते हैं जिससे कि इसका कोई बुरा इफेक्ट भी ना पड़े और हम उन चीज़ों का उपयोग भी कर ले। तो उसको कहा गया पर्यावरण का नौ निश्चयवाद। यही है मुख्य रूप से सिंपल भाषा में। अब किताबी भाषा में आ जाइए। क्या कहा गया है? मानव जीवन को पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर होने की धारणा को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद की पूरी तरह से हम पर्यावरण पर निर्भर हैं। यह मानव के सामाजिक विकास के आदिम अवस्था में प्रचलित थी। जब हम एकदम शुरुआत के जीवन में थे तब यह व्यवस्था चलती थी, हम पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर थे। और इस टाइम पे टेक्नोलॉजी नाम के कोई चीज नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं था। और अभी हम तुमको बताएं कि अगर तुमको पर्यावरण के साथ कुछ होता है अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य जो वही हमें हकला जा रहे हैं, कभी कभी साइड इफेक्ट आ जाता है। तो फिर यहाँ है, यहाँ बोले कि छोड़ देते, अरे जोन है छोड़ न बही, वो सब बातें खत्म कर, पढ़ ही लेवल जाए। अन्योन्य क्रिया, सही तो बोल रहे थे, अन्योन्य क्रिया लिखते हैं ऐसे, अन्योन्य क्रिया। ठीक, हाँ ठीक। तो अन्योन्य क्रिया करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। और पहले प्रौद्योगिकी नहीं था तो हम अन्योन्य क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो हम किस अवस्था में जी रहे थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद में। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रकृति, पर्यावरण मानव को विभिन्न समन्वय प्रदान करते रहता है और हम लोग अपने बुद्धि, अपने तकनीक और अपनी इच्छा शक्ति से उसको अपने अनुसार उपयोग में लाने लगे। कि मिट्टी हमारे पास था लेकिन उसका उपयोग करके हम लोग घर बनाने लगे, पत्थर हमारे पास था उसका उपयोग करके हम लोग सड़क बनाने लगे, लकड़ी हमारे पास था तो उसका उपयोग करके हम फर्नीचर बनाने लगे, नाव बनाने लगे। तो जब ये प्रक्रिया हम शुरू किए तब कौन सी घटना हुई? पर्यावरणीय संभववाद। इसी को हम पर्यावरणीय संभववाद कहते हैं कि पर्यावरण में कुछ काम करने की संभावना थी। ठीक है, जैसे देखिए रेगिस्तान में आप खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने तकनीक, बुद्धि और इच्छा शक्ति से वहाँ पे नहर बना के खेती शुरू कर दिए। पहाड़ी इलाका में सड़क नहीं बन सकता है, नहीं रहता है, तो हम लोग अपने बुद्धि, तकनीक और इच्छा शक्ति से सड़क बना दिए। तो इसी को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय संभववाद। और एक अंतिम है, क्लास आपका खत्म आज भूगोल का पहला चैप्टर। हाँ छोटा है, खाली इंट्रोडक्शन है, मेन चैप्टर आपके दिन से शुरू होगा। नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव पूर्णतः प्रकृति का दास नहीं है, हम पूरे तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं है और नहीं हमारा पूर्णतः उस पर अधिकार है। हमारा कोई हक नहीं है कि प्रकृति के चीजों को पूर्णतः हम उसका दोहन करें। वो दिया है तो आप यूज कीजिए, लेकिन वो बना के भी रखिए। तो नए विचारधारा में यही माना जाता है कि न तो हम प्रकृति के दास हैं। जब पर्यावरणीय निश्चयवाद था तो उस टाइम पे हम प्रकृति के दास थे, उसी के अनुसार चलना होता था। और संभववाद में
आज़ाद हो गए एकदम कि हमर जैसे मन करेगा उसे चलेंगे। फिर उसका जब साइड इफेक्ट आया तो कहेंगे ना तो हम इसका दास रह सकते हैं और नहीं उस पर पूरा अधिकार जमा सकते हैं। तो हमको अपनाना होगा बीच वाला रास्ता। तो हम लोग बीच वाला रास्ता अपनाएं और इसके लिए प्रकृति के लिए कुछ हम सीमा निर्धारित किए कि उन सीमाओं और उन नियमों के अंदर रह के ही हम अपना विकास करेंगे। जैसे कि हमको फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो हम जंगल की कटाई करेंगे और पीछे से पेड़ भी लगाएंगे। समझी? तो ये प्रक्रिया जो है इसी को क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद। तो ये चीज लाया गया और विवेकपूर्ण ढंग से हम प्रकृति के चीजों का उपयोग करते हैं बिना उसे नुकसान पहुंचाए। जैसे यहाँ पे उदाहरण में मिल गया है कि उद्योग की स्थापना के साथ प्रदूषण का नियंत्रण के हम उद्योग भी लगाएंगे और साथ ही साथ उससे जो प्रदूषण निकलेगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा। तो उससे बचाने के लिए हम प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी करेंगे। इसी घटना को हम कहते हैं नव निश्चयवाद। इस चैप्टर में आपको इतना ही था, ठीक है खत्म।